इन द नेम ऑफ Almighty। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारी टॉपिक कंबस्शन एंड फ्लेम को आगे ले जाते हुए कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है फ्लेम। लेकिन प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सैम्पल प्रॉब्लम है, जिसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये भी मैंने बताया था कि जो आइडियल फ्यूल होता है, गुड फ्यूल, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो मैं आपको टाइम कम होने की वजह से वो मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है वो है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kJ kilojoules. Calculate the calorific value of the fuel. Calculate the calorific value of the fuel. आप ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। Calorific value of fuel is the heat produced by burning 1 kg of fuel। बच्चों, ये हमें पता है कि calorific value of fuel, जो calorific value of fuel होता है वो क्या होता है? वो हीट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है 1 kg ऑफ दिस फ्यूल टू बी बर्नड। यानी 1 kg फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वो कितनी मकदार में, कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, वो उसका कैलोरिफिक वैल्यू होता है। Now we will go to this problem. Heat produced by burning 4.5 kg fuel is equal to 1,80,000 kJ per kg। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यानी ये है 1,80,000 kJ पर kg, यानी किलो जूल्स पर किलोग्राम। फिर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 4.5 kg फ्यूल इज इक्वल टू 1,80,000 kJ। kJ है ये, किलो जूल्स। यानी यहाँ पर जो सैम्पल प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 4.5 kg जो फ्यूल यहाँ पर जल रहा है वो कितनी हीट दे रहा है? 1,80,000 kJ। तो यहाँ पर भी जब हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम पहले लिखते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, यानी क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 4.5 kg फ्यूल इज इक्वल 1,80,000 kJ। PEG जो है इसको हटाएगा, kJ यानी किलो जूल्स। सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 kg फ्यूल इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 1, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 1 डिवाइड बाई 4.5। सिंपल। तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ क्या निकलता है? 40,000 kJ यानी 40,000 किलो जूल्स। दस द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द गिवन फ्यूल इज 40,000 kJ पर kg। यहाँ पर फिर से मिसप्रिंट हुआ है, एक्चुअली क्या है ये? kJ पर kg। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये आपको समझ आया होगा कि जो 1 kg फ्यूल हम जलाते हैं तो इसका जो है जो कि एक कंप्लीटली बर्nt होने पर 4.5 kg ये दे रहा था। तो यहाँ पर क्या निकला हमें? कैलोरिफिक वैल्यू हमें क्या निकला है? वो 40,000 किलो जूल्स पर kg पर किलोग्राम निकला है। तो अगली जो हमने बोला था कि हम कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल फ्यूल, जो गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल होता है, अच्छा ईंधन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले इट हैज़ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, यानी अच्छे फ्यूल का, एक आइडियल फ्यूल का जो कैलोरिफिक वैल्यू होता है वो अच्छा हाई होना चाहिए। इट बर्न्स
सेकेंडली इट बर्न्स इजली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, और जो आइडियल फ्यूल होता है वो मॉडरेट रेट यानी कि ना वो ज़्यादा आग पैदा करता है कि हमें जल जाने का खतरा हो, बल्कि वो मॉडरेट रेट में जल जाता है, और ना वो इतना लो जलता है कि हमें कोई चीज़ तैयार करनी हो तो वो घंटों तैयार ही नहीं होगा, नहीं, बल्कि मॉडरेट रेट में ही जलता है, जो अच्छा फ्यूल होता है। और तीसरा, इट हैज़ ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, यानी नहीं इतनी देर लगाता है जल जाने में कि हमें बहुत सारा वेट करना पड़े, और नहीं इतनी जल्दी भी जलता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से जला है, और हमें इसके लिए फिर कभी खतरा भी मोल लेना पड़ता है। तो इग्निशन टेम्परेचर इसका जो होना चाहिए वो प्रॉपर होता है, मुनासिब होता है। चौथा है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस और लीव्स एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, यानी जलने के बाद ये कोई हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसें पैदा नहीं करता है, और इसके बाद वो ज़्यादा ऐश से नहीं छोड़ता है, यानी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, तो ये अच्छा फ्यूल होता है। और इसके बाद इट इज़ चीप, ये सस्ता भी होना चाहिए, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है अच्छे फ्यूल का, और अवेलेबल भी होने चाहिए, और ट्रांसपोर्ट करने में से कोई दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं आज की टॉपिक पर, वो है फ्लेम। फ्लेम इज द ब्लेज ऑफ ए फायर। A flame is a region where combustion or burning of gases, substances takes place. बच्चों, अगर हम एक मैग्नीशियम रिवर को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ज़बरदस्त सफ़ेद शोला पैदा हो जाता है, फ्लेम पैदा हो जाती है। इसी तरह हमने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, कैंडल फ्लेम, या कैरोसिन लैम्प को हमने जलते हुए देखा है। तो यहाँ पर एक जिसको हम लव कहते हैं, जिसको हम शोला कहते हैं, एक शोला या एक लव पैदा होता है जिसको हम फ्लेम कहते हैं। इन्हें पता चला कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो होते हैं वो वेपोराइज होते हैं, यानी वो एक गैस बनाते हैं। जब हम हीट अप करते हैं तो वही गैस, वही जो वो वेपराइजेशन होती है, तो वो एक फ्लेम बन जाता है। दूसरी लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स होते हैं ये गैस बनाते हैं जब इनको हीट अप करते हैं और फ्लेम पैदा हो जाती है। अगर हम एलपीजी या बायोगैस की बात करें, वो ऐसी गैस है कि जो कि जिनमें कंबशन होती है, वो जल जाते हैं और दोनों में फ्लेम पैदा हो जाती है। इसी तरह वैक्स जो कि मोमबत्ती में इस्तेमाल करता है, और कैम्फर वो सॉलिड सब्सटेंस है, वो वेपराइज होते हैं, वो गैस बनाते हैं जब हीट करते हैं और फ्लेम पैदा हो जाती है। इसी तरह कैरोसिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से हम सरसों का तेल कहते हैं, वो लिक्विड है और वो भी वेपर्स बनाते हैं, वो भी गैसेस बनाते हैं। जब हीट अप करते हैं तो यहाँ पर भी फ्लेम पैदा हो जाती है, यहाँ पर भी फ्लेम पैदा हो जाती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर सब्सटेंसेस है जिनका हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि जो जलने पर फ्लेम पैदा करते हैं। एलपीजी, बायोगैस, वैक्स जो कैंडल में इस्तेमाल होता है, इसी तरह कैम्फर, मैग्नीशियम, कैरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, चारकोल भी एक फ्यूल है, मगर जल जाने पर ये फ्लेम पैदा नहीं करता है, ये सिर्फ ग्लो करता है, सिर्फ टिमटिमाहट दिखाता है, ग्लो करता है जब इसको जलाया जाता है। इसी तरह कोल एक सॉलिड फ्यूल है, इसमें भी वेपराइजेशन नहीं होती है, यानी वेपराइज नहीं होता है जब इसको हीट करते हैं। इस तरह कोल को जब आग लगाती है तो ये भी फ्लेम पैदा नहीं करता है, बल्कि ये भी टिमटिमाता है, ये भी ग्लो करता है, यानी लाल हो जाता है। पहले बच्चों, जब फ्यूल को जलाया जाता है तो जो वहाँ पर फ्लेम पैदा हो जाती है
वो इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का तनासुब क्या है और प्रपोर्शन में ऑक्सीजन क्या है, कि ऑक्सीजन जो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है जलने के अमल के लिए, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसका प्रपोर्शन कितना है हवा में। क्योंकि जब हम आगे देखें कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, अगर वो इनसफिशेंट हो, ना काफ़ी हो, एयर सप्लाई ना काफ़ी हो, तो तब तो ये जो है फ्यूल्स वो इनकम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं और फिर येलो फ्लेम यानी पीली जर्द किस्म की फ्लेम छोड़ते हैं। ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो जो येलो फ्लेम होता है, जो लाइट प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं, यानी लाइट गिविंग फ्लेम, जो हमें रोशनी देती है। यानी जब वैक्स जलता है कैंडल में, ये एक येलो लाइट देता है, पीली जर्द लाइट देती है, और ये ल्यूमिनस फ्लेम होती है, लाइट गिविंग फ्लेम। इस तरह जो कलर होता है कैंडल फ्लेम का, वो मेनली वो येलो होती है, जर्द किस्म की होती है। इसी तरह जब कैरोसिन ऑयल जलता है कैरोसिन लैंप में, तो ये भी येलो लाइट पैदा करती है, ल्यूमिनस फ्लेम पैदा करती है। तो प्यारे बच्चों, इसके बरक्स जब ऑक्सीजन सप्लाई यानी हवा से ऑक्सीजन सप्लाई सफिशेंट हो, मुनासिब हो, बराबर हो, तब जो फ्यूल्स होते हैं वो कंप्लीट बर्न हो जाते हैं, कंप्लीट जल जाते हैं। और वहाँ पर कौन सी फ्लेम पैदा होती है? ब्लू फ्लेम, एक नीली किस्म की फ्लेम वहाँ पैदा होती है। और इस तरह जो ब्लू फ्लेम होती है, वो ज़्यादा लाइट पैदा नहीं करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन लाइट गिविंग फ्लेम। ठीक है, यानी हम एलपीजी स्टोव को देखते हैं जो हमारे किचन में होता है, वो भी कैसे जल जाता है, कैसी लाइट होती है? हमने देखा है कि वहाँ पर ब्लू फ्लेम पैदा हो जाती है, जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है। मगर ये ब्लू फ्लेम क्यों, जो मैंने पहले कहा, ये ब्लू फ्लेम इसलिए पैदा होता है क्योंकि यहाँ पर कंबशन कंप्लीट कंबशन हो जाती है, इसमें कोई रेजिड्यू वो नहीं छोड़ता है। इसलिए जो कंप्लीट कंबशन होती है एलपीजी की, ये जो हमारे किचन में गैस स्टोव पर हो जाती है, इसका डिज़ाइन भी, यानी बर्नर का जो डिज़ाइन होता है किचन गैस का, ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये सफिशेंट एयर सप्लाई करता है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन हो जाती है, कंप्लीट कंबशन ऑफ एलपीजी। ठीक है बच्चों, तो हमने आज कुछ अहम बातें सीखी हैं फ्लेम के हवाले से, कि ख़ासकर ये पॉइंट्स आप याद रखें कि जब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो जाती है तो येलो लाइट पैदा हो जाती है, लेकिन जो लाइट गिविंग होती है, जो लुमिनस होती है। लेकिन जब कंप्लीट बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स होता है तो वहाँ पर वो ब्लू फ्लेम पैदा हो जाता है, जो कि हमें काफ़ी लाइट मुहैसर नहीं करता है, जो कंप्लीट, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट बर्निंग हो जाती है, वो ज़्यादा गर्मी देता है ताकि किचन में वो हमारे काम आए। तो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ेंगे कि इसमें कितने जोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे इनर मोस्ट जोन होता है, इसका मिडल जोन होता है, आउटर जोन होता है। ये हम इंशाल्लाह अगले लेसन में पढ़ेंगे। या जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है वो कैसे हमारे लिए नुकसानदेह है, तो अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।